हम मॉन एजुकेशन के साथ में चर्चा करेंगे राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य की, जिसमें हम प्री के अनुसार भी चर्चा करेंगे फैक्चुअल टॉपिक्स पे, और फैक्ट्स के साथ में हम ये भी देखेंगे कि उनको याद कैसे कर सकते हैं और उनके शॉर्ट नोट्स। तो इस चीज़ को देखते हुए हम सिलेबस की शुरुआत करते हैं, प्री के सिलेबस की। ये सिलेबस है प्री का, हर एक एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है सिलेबस और उसके PYQs। राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल में पूरा पाषाण से ताम्रपाषाण का और कांस्य युग तक का पूछा जाएगा। इसमें फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाएगी। ऐतिहासिक राजस्थान में प्रारंभिक ईस्वी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र। प्राचीन राजस्थान में समाज क्या था, धर्म से संबंधित और संस्कृति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। राजवंशों के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें ही राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के तौर पर गोइल वंश, प्रत्यार वंश, चौहान वंश का हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। परमार, राठौड़, सिसोदिया और कछावा। अब हम बात करें मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था की। जैसे वर्तमान में पटवार का क्षेत्र जिसके अधिकार में आता है उसको पटवारी बोला जाता है। तो वैसे तब पटवारी से संबंधित जो कार्य करता था, पटवार संबंधित, उसको क्या बोला जाता था, जो टर्मिनोलॉजी है तब की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आधुनिक राजस्थान के उदय के अंदर हम देखेंगे सामाजिक जागृति के कारक कौन से थे, जिसमें समाचार पत्र, किसका समाचार पत्र कौन सा है। फिर राजनीतिक संस्थाओं, किस संस्था की स्थापना किसने की थी, वो चीज़ देखेंगे। फिर जनजाति और किसान आंदोलन किए थे, उस आंदोलन पर चर्चा करेंगे। और देसी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन जो हुए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। और राजस्थान जो वर्तमान स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है, ये राजस्थान का एकीकरण के बाद देखने को मिल रहा है। इसका एकीकरण का क्या प्रोसेस था उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर राजस्थान की वास्तु परंपरा, बेसिकली ये हिस्ट्री का पार्ट है। इसके बाद में आगे वाला पार्ट है जो आर्ट एंड कल्चर का है। इसके अंदर हम देखेंगे वास्तु परंपरा के अंतर्गत मंदिर, किले, महल, मानव निर्मित जलीय संरचनाएँ। फिर चित्रकला में हम देखेंगे अलग अलग शैलियों में बने हुए चित्र, अलग अलग शैलियों के चित्रकार इत्यादि। हस्तशिल्प से संबंधित चीज़ें देखेंगे। प्रदर्शन कला में देखेंगे तो हम संगीत की बात करेंगे, नृत्य की बात करेंगे, नृत्य का क्षेत्र देखेंगे, नृत्य के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व देखेंगे, लोक संगीत, वाद्य यंत्र देखेंगे, लोक नृत्य और लोक नाट्य पे चर्चा करेंगे। भाषा और साहित्य की बात करें तो इसमें भाषा की बोलियों की बात करेंगे, कौन से क्षेत्र में कौन सी चीज़ बोली जाती है। जैसे ये राजस्थान का मैप है, तो राजस्थान में इस क्षेत्र की बोली गई बोली, यहाँ की बोली गई बोली, यहाँ की अलग अलग क्षेत्र की बोली गई बोलियाँ अलग अलग है। तो उन बोलियों की क्या विशेषता है, क्या चीज़ है, कौन सा ग्रंथ किस बोली में लिखा गया है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर राजस्थानी भाषा, साहित्य और लोक साहित्य की बात करेंगे। लोक साहित्य में लोक देवी देवताओं द्वारा लिखा गया। फिर धार्मिक जीवन की बात करेंगे, धार्मिक समुदाय की बात करेंगे, अलग अलग समुदाय या संत संप्रदाय हमारे यहाँ उनकी बात करेंगे। राजस्थान के लोक देवी और लोक देवताओं की बात करेंगे। राजस्थान में सामाजिक जीवन की बात करेंगे, जिसमें मेले, त्यौहार क्या महत्व है, क्या नहीं है, ये चीज़ें मेंस में भी है, प्री में भी है। सामाजिक रीति रिवाज की बात करेंगे हम। फिर परंपराओं की बात करेंगे, जिसमें हम वेशभूषा एवं आभूषण की बात करेंगे। स्त्री के द्वारा पहनी गई वेशभूषा, पुरुष के द्वारा पहनी गई वेशभूषा, जैसे अंगरखी जैसे शब्द है, इनकी चर्चा करेंगे। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये था प्री का सिलेबस। आगे हम बात करते हैं मेंस के सिलेबस। मुख्य परीक्षा में जो पूछा जाएगा सिलेबस, उससे संबंधित चीज़ें पहले यूनिट प्री में भी है और मेंस के अंदर भी है हमारे। तो ये राजस्थान के इतिहास के प्रमुख युगांतकारी घटनाएं, इन घटनाओं की चर्चा करेंगे हम। प्रमुख राजवंश, महत्वपूर्ण राजवंश, जैसे महाराणा कुंभा की उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे हम। पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे हम। फिर उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे। फिर बात करेंगे हम मॉडर्न हिस्ट्री राजस्थान की, जिसमें प्रमुख घटनाएं, जिनमें किसान और जनजातीय आंदोलन। फिर राजनीतिक जागृति, स्वतंत्र संग्राम में हम बात करेंगे बेसिकली 1857 की क्रांति की। फिर बात करेंगे हम एकीकरण की, वर्तमान राजस्थान का जो स्वरूप है उसकी। फिर बात करेंगे हम राजस्थान की धरोहर के तौर पर प्रदर्शन कला, ललित कला, हस्तशिल्प, वास्तुशिल्प, राजस्थान में विश्व के विरासत स्थल और राजस्थान में पर्यटन, मेले, पर्व, लोक संगीत एवं लोक नृत्य की बात करेंगे। राजस्थान का जो क्षेत्र है, किस क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे राजस्थान के संतों के बारे में, लोक देवता के बारे में और महत्वपूर्ण विभूतियों के बारे में। मेंस के अंदर प्रश्न बनने वाले हैं मेलों में से, जैसे मेलों के महत्व बताइए, तो मेलों के महत्व आर्थिक दृष्टि से हमें बताने हैं।
सांस्कृतिक दृष्टि से हमें बताने हैं और अलग अलग दृष्टिकोण से हम चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले राजवंशों की, जिसमें प्री की दृष्टि से भी और मेंस की दृष्टि से भी। मेंस की दृष्टि से राजवंश हमारे लिखा हुआ है और प्री की दृष्टि से भी राजवंश हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे चौहानों की। चौहानों में हम शुरुआत करते हैं जालौर के चौहानों की, और जालौर वर्तमान में काफ़ी चर्चित विषय है। तो हम बात करते हैं राजवंश की, जिसमें चौहान राजवंश की। फिर हम बात करते हैं सबसे पहले जालौर के चौहानों की। जालौर के चौहानों की शाखा की शुरुआत कैसे हुई, किसने की, किस वक्त की, तो इसकी बात करते हैं हम सबसे पहले जालौर क्षेत्र की। जालौर के अंदर तात्कालिक समय में महर्षि जबाली ऋषि रहा करते थे, जिनके कारण यहाँ की भूमि जबालीपुर के नाम से जानी गई, क्योंकि ये जबाली ऋषि जबाली की तपोभूमि, कर्म भूमि थी। कालांतर में जाल वृक्ष की अधिकता के कारण इस क्षेत्र को जालौर के नाम से जाना गया। जालौर के दुर्ग को सुवर्णगिरी, कांचनगिरी या सोनगिरी के नाम से भी जाना जाता है। सुवर्णगिरी, सोनगिरी, कांचनगिरी ये सोने से संबंधित, सोने के पर्यायवाची कहे जा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ चौहानों की शाखा की, तो वो थी सोनगरा शाखा। सोनगरा चौहानों की कुल देवी की बात की जाए तो वो है आशापुरा माता। सोनगरा चौहानों कुल देवी का प्रश्न पूछा जाता है, प्री में पूछा भी गया है, कई बार अदर एग्जाम्स में भी पूछा गया है। फिर हम बात करते हैं नाडोल पाली के एक व्यक्तित्व कीर्तिपाल चौहान की। कीर्तिपाल चौहान ने 1181 के अंदर चौहान वंश की स्थापना की थी जालौर के अंदर। तब जालौर में परमारों का शासन था, और परमार बेसिकली सामंत थे गुजरात के चालुक्यों के सामंत थे, क्योंकि जिस जालौर की हम बात कर रहे हैं वो गुजरात से छटा हुआ क्षेत्र है। यहाँ गुजरात की भूमि है, यहाँ जालौर की भूमि है। अब हम बात करते हैं कीर्तिपाल चौहान के बारे में। कुछ चीज़ें कही गई है। कीतु एक महान शासक कहा गया था इनको नैणसी के द्वारा। मूणोत नैणसी ने इन्हें कीतु एक महान शासक की संज्ञा दी थी। मूणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। मूणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने। अब हम बात करते हैं राजेश्वर की उपाधि भी इनको दी गई है, जो सुंदा अभिलेख के अंतर्गत कीर्तिपाल चौहान को राजेश्वर कहा गया है। अब हम जालौर के दूसरे शासकों की बात करते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले बात हमने करी कीर्तिपाल चौहान की। कीर्तिपाल चौहान के उत्तराधिकारी के रूप में थे समर सिंह। समर सिंह ने प्राचीर का निर्माण करवाया, कोषागार का निर्माण कराया, शास्त्रागार का निर्माण करवाया। और समर सिंह ने गुजरात पर आक्रमण किया। तब गुजरात के शासक थे भीमदेव सेकंड। उनकी बेटी लीला देवी से शादी की। फिर उसके बाद में इनके उत्तराधिकारी के रूप में आए उदय सिंह जी। उदय सिंह जी ने गुजरात के लवण प्रसाद पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के बाद उन्होंने नाडोल और सांचौर क्षेत्र पर भी अधिकार किया, जो कि इल्तुतमिश का अधिकार क्षेत्र था। इनके बाद में चाचिक देव आते हैं और सामंत सिंह आते हैं, जिनकी सेना ने जलालुद्दीन खिलजी की सेना को सांचौर आक्रमण करने के वक्त पराजित किया था। अगर हम बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी की, तो इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं सल्तनत शासन की, अर्थात दिल्ली में किसका शासन था। जब तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में संपादित हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, और 1192 में द्वितीय युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान को पराजय का सामना करना पड़ा। तब कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी 1206 के अंदर। उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत में बेसिकली गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन रहा था 1206 से 1210 तक का। कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे थे आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और जवाई इल्तुतमिश था। बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, जिससे कालांतर में शादी करवा दी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी से, और इल्तुतमिश ने फिर आराम शाह को परमानेंट आराम करवा दिया, अर्थात आराम शाह की हत्या कर दी। इसलिए कहा जाता है इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है।
फिर इसके बाद में हम बात करते हैं नासिरुद्दीन की, महमूद की और बलबन की, जो कि चाचिक देव के समकक्ष थे। फिर हम बात करते हैं खिलजी वंश की। खिलजी वंश सामंत सिंह के समानांतर उदय हो रहा था। खिलजी वंश 1290 से 1320 के समय तक रहा था, जिसमें जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी। आगे चौहानों के साथ संघर्ष की बात करेंगे, जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी का संघर्ष चलेगा। बेसिकली हम कह सकते हैं कि जालौर के अंदर चौहानों की शाखा, सोनगरा शाखा का उदय हो रहा था, और इधर दिल्ली में गुलाम वंश का, और उसके बाद में खिलजी वंश का। अब हम बात करते हैं चौहान वंश की। जालौर के चौहान, सोनगरा चौहान के सबसे प्रतापी शासक कानड़देव चौहान की, जिनको 1296 में सामंत सिंह ने दूरदृष्टि दिखाते हुए अपनी शक्तियों का हस्तांतरण कर दिया था। हम बात करें तब दिल्ली सल्तनत की, तब 1296 से 1316 के कार्यकाल में थे अलाउद्दीन खिलजी, जिनकी नज़र थी गुजरात के सोम मंदिर पर, और गुजरात पर आक्रमण करने की नीयत से अलाउद्दीन खिलजी की सेना उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में जालौर जा पहुंची, जहां के शासक थे कानड़देव। कानड़देव ने अलाउद्दीन की सेना को रास्ता देने से कर दिया मना। फिर वो सेना पहुंची चित्तौड़। चित्तौड़ के शासक थे समर सिंह जी। समर सिंह जी रतन सिंह जी के पिताजी, जिन्होंने अलाउद्दीन की सेना को रास्ता दिया, मगर उस सेना से टैक्स वसूला। ये टैक्स वसूलना कालांतर में रतन सिंह के समय, रानी पद्मिनी के समय जब आक्रमण हुआ था, उस आक्रमण का एक कारण भी रहा था। जब चित्तौड़ से टैक्स लिया गया था, तब अलाउद्दीन की सेना जब गुजरात में लूटपाट करके वापस लौट रही थी, तब उसने वापस चित्तौड़ का मार्ग अपनाने की बजाय जालौर का मार्ग अपनाया, क्योंकि उनके पास लूटपाट का भारी सामान था। तो टैक्स की भारी मात्रा से बचने के लिए उन्होंने जालौर का रुख किया, और जालौर के शासक थे कानड़देव। अलाउद्दीन की सेना में फूट देख के, आपसी मतभेद देख के अलाउद्दीन की सेना पर कानड़देव की सेना ने कर दिया आक्रमण करके सोमनाथ की खंडित मूर्ति छीन ली। अलाउद्दीन की सेना दिल्ली पहुंची। कालांतर में 1305 के अंदर जालौर के शासक कानड़देव और उनके पुत्र वीरमदेव के नेतृत्व में जालौर का शासन चल रहा था। दिल्ली के सल्तनत पर शासित अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ऐन उल मुल्क मुल्तानी की नेतृत्व में सेना भेजी गई, क्योंकि गुजरात आक्रमण के दौरान लौट रही सेना पर आक्रमण किया था, उसका प्रतिशोध लेना था। उस प्रतिशोध के एवज में 1305 में भेजी गई सेना, जिसमें इतिहासकार फरिश्ता कहता है कि समझौता हुआ था और गौरवशाली संधि का आश्वासन दिया गया था ऐन उल मुल्क मुल्तानी के द्वारा, और कानड़देव को दिल्ली ले जाया गया। लेकिन कानड़देव ने वहाँ अपने आप को अपमानित महसूस किया और सल्तनत के शासक को चुनौती देकर वापस लौट आए। लेकिन दूसरे इतिहासकार नैण सिंह का कहना है कि उन्होंने अपने पुत्र वीरमदेव को भेजा था, और वीरमदेव जब दिल्ली पधारे थे तो अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा से आंखें चार हो गई। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी का वैवाहिक प्रस्ताव आया कानड़देव के पास में, और कानड़देव ने वो प्रस्ताव कर दिया अस्वीकार। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं 1308 की। 1308 के अंदर जालौर की कुंजी कहलाने वाले सिवाना दुर्ग, जो कि वर्तमान बालोतरा में स्थित है, उसका घेराव किया गया था। उसका घेराव करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुर्ग की नेतृत्व में एक सेना भेजी, और उस सेना का सामना होना था शीतल देव से और शीतल के बेटे सोम से, शीतल या सातल। सिवाना दुर्ग जो जालौर दुर्ग की कुंजी थी और मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली थी। शीतल देव ने वार्ता के लिए भेजा था भावले पवार, जो कि इनके सेनापति थे, लेकिन भावले पवार ने गद्दारी करते हुए कमालुद्दीन गुर्ग की ओर रुख कर लिया। परिणाम स्वरूप शीतल और सोम के नेतृत्व में साका हुआ और मैणा दे के नेतृत्व में जोहर हुआ था। सिवाना दुर्ग के शासक कानड़देव थे, लेकिन प्रशासक सातल और सोम थे, जिन्होंने केसरिया किया, और तत्पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर खैराबाद कर दिया और इसकी जिम्मेदारी सौंप दी कमालुद्दीन गुर्ग को। सिवाना विजय के बाद में कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना ने सांचौर और जालौर में लूटपाट का कार्य किया।
तब कानड़देव के भाई मूछला मालदेव और पुत्र वीरमदेव ने इस सेना का सामना किया, जिस युद्ध को मलखाना का युद्ध के नाम से जाना जाता है, और मूछला मालदेव और वीरमदेव के नेतृत्व में सेना ने विजयश्री की प्राप्ति की। फिर युद्ध की बात करते हैं। अगली चुनौती मिलने वाली थी जालोर दुर्ग की कुंजी। सिवाना विजित होने के बाद में जालोर दुर्ग पर 1311 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में जालोर दुर्ग पर आ पहुंचती है। जालोर के शासक कानड़देव और उनके पुत्र वीरमदेव जो वहाँ का कार्यभार संभाल रहे थे। कमालुद्दीन गुर्ग जो कि बेहतरीन सेनापति रहे हुए अलाउद्दीन खिलजी के, जिन्होंने सिवाना दुर्ग जीता और इन्होंने घेराव किया जालोर दुर्ग का। कानड़देव ने अपने सेनापति दैया बीका को भेजा वार्तालाप के लिए, लेकिन दैया बीका ने दगाबाज होने का परिचय देते हुए कमालुद्दीन गुर्ग की सेना में रुक कर लिया और कानड़देव के नेतृत्व में और वीरमदेव के नेतृत्व में यहाँ केसरिया किया गया था और रानी जेतल के नेतृत्व में जालोर दुर्ग में जोहर किया गया। वीरमदेव की मृत्यु के बारे में दो मत है कि इन्होंने वीरगति को प्राप्त किया था रणभूमि में, दूसरा मत है कि इन्होंने अपनी आत्महत्या कर दी थी कटार घोप के स्वाभिमान की रक्षार्थ। जब बीका दैया से पूछा गया था कमालुद्दीन गुर्ग के द्वारा कि इस किले के अंदर कैसे जाया जाए, तब दैया ने बोला था कि एक दीवार का निर्माण कार्य अभी संपन्न हुआ है, कहाँ हुआ है वो मुझे मालूम नहीं, उससे जानने के लिए आपको दीवार पे राई छिटकवानी थी, जहाँ राई उग जाएगी सुबह तक वो दीवार कमज़ोर मानी जाएगी। कमालुद्दीन गुर्ग के सेनापति बाजार पहुंचे और भर के राई लेके आए और वहाँ छिड़क दी। जालोर दुर्ग के बारे में एक पंक्ति कहा जाती है रायरा भाव राते ही गया। वो इसलिए कही जाती है क्योंकि मार्केट के अंदर जब सेना पहुंची थी राई के लिए, तब सेठ जी से राई खरीद ली गई थी और सेठ जी इधर तो कमालुद्दीन गुर्ग ने आक्रमण का रुख किया और किला विजय कर लिया, और उधर सेठ जी गांव में राई लेने गए हुए थे। सेठ जी ने अगले दिन सेनापति से पूछा कि राई और चाहिए क्या, मैं ले आया। तब कमालुद्दीन गुर्ग ने कहा था किला हमने विजित कर लिया है और राई रा भाव रहते गया, वो रात ही चाहिए थी हमें राई। अर्थात जालोर दुर्ग का नाम जलालाबाद कर दिया गया और इसका प्रबंधक नियुक्त किया गया कमालुद्दीन गुर्ग को। आखिर अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किया क्यों? पहला रीज़न इसके बारे में कहा जाता है साम्राज्यवादी नीति, अर्थात वो अपने साम्राज्य का करना चाहता था विस्तार। फिर हमने देखा था कि उसने जालोर से लौटती हुई अलाउद्दीन की सेना पर अटैक किया था और सोमनाथ की खंडित मूर्ति छीन ली थी। फिर हम बात करते हैं फिरोजा के वैवाहिक प्रस्ताव की, जो वीरमदेव के लिए भेजा गया था, उसको कर दिया था अस्वीकृत। फिर हम बात करते हैं जालोर दुर्ग के सामरिक और आर्थिक महत्व की, क्योंकि जालोर दुर्ग गुजरात के रास्ते और दक्षिण भारत के अभियान को साधने के लिए एक महत्वपूर्ण दुर्ग था। जालोर वाला क्षेत्र गुजरात के टच होता हुआ जो दिल्ली से होती हुई सेना के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित था। अर्थात इस परिणाम स्वरूप जालोर पर अधिकार किया गया। अब हमने प्री की बात कर ली है, हम बात करते हैं मेंस के प्रश्नों की। तो मेंस के प्रश्नों पर रुक करने से पहले हम देख लेते हैं किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के जालोर दुर्ग पर आक्रमण के कारण क्या थे? खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, पहला पॉइंट। दूसरा, गुजरात अभियान के दौरान लौटती हुई सेना पर आक्रमण करना। और तीसरा, फिरोजा वीरमदेव के वैवाहिक संबंध की अस्वीकृति। और जालोर दुर्ग का सामरिक और आर्थिक महत्व तो स्पष्ट नज़र आ रहा है। फिर हम बात करते हैं एक व्यक्तित्व कीर्तिपाल चौहान की, जिन्होंने 1181 में जालोर के परमारों को पराजित कर चौहानों की सोनगढ़ा शाखा की स्थापना की थी। इनकी उपाधियों के रूप में इन्हें कीतु एक महान राजा कहा जाता है मुणोत नैणसी के द्वारा, और सुंदा अभिलेख में इन्हें राजेश्वर से संबोधित किया गया। हम बात करते हैं समर सिंह चौहान की, जिन्होंने कीर्तिपाल चौहान के उत्तराधिकारी के रूप में जालोर के सुदृढ़ीकरण हेतु प्राचीर निर्माण, कोषागार व शस्त्रागार का निर्माण करवाया और अपनी पुत्री लीला देवी के विवाह गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव सेकंड से कर पड़ोसी संबंध मजबूत किए। मैं कंफर्म करना चाहूँगा कि यहाँ मैंने अगर कोई तथ्य गलत बोला है तो मैं रिपीट कर देता हूँ कि समर सिंह ने अपनी पुत्री लीला देवी की शादी भीमदेव सेकंड से करवा के अपने संबंध
मजबूत किए। फिर हम बात करते हैं कानड़ देव चौहान के व्यक्तित्व के मूल्यांकन की। अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन जालौर की सोनगरा शाखा के वीर शिरोमणि, देशाभिमानी और चरित्रवान शासक था। जालौर की कुंजी सिवाना दुर्ग पर अलाउद्दीन के आक्रमण के समय शीतलदेव सहायतार्थ सेना न भेजने के कारण दूरदृष्टि का अभाव प्रतीत होता है। कालांतर में जालौर आक्रमण में अलाउद्दीन से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कानड़देव स्वाभिमानी और हिंदुत्व रख सकते हैं, अर्थात उन्होंने वीरमदेव का विवाह अगर वो चाहते तो करवा सकते थे फिरोजा से, लेकिन वो हिंदुत्व रक्षक शासक थे, जिसे परिस्थितियों की प्रतिकूलता के कारण पराजय का सामना करना पड़ा। अर्थात चौहान वंश में महान ख्याति प्राप्त सर्वोपरि शासक के रूप में जाने जाते हैं। हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के जालौर आक्रमण के बारे में, तो उसको कैसे लिखा जाएगा तो आपके सामने। सिवाना दुर्ग के विजय के बाद अलाउद्दीन ने 1311 में कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में जालौर दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। प्रतिरक्षा कानड़देव के नेतृत्व में केसरिया और रानी जेतल के नेतृत्व में जोर हुआ, क्योंकि दैया बीका ने विश्वासघात किया। विजय दुर्ग का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया गया और प्रशासक के रूप में कमालुद्दीन गुर्ग को नियुक्त किया गया। अब अपने पास बची हुई लाइन में हम लिख सकते हैं कि युद्ध की जानकारी पद्मनाभ की पुस्तक कानड़देव प्रबंध और वीरमदेव सोनगरारी बात में वर्णित है। हम बात करते हैं अगर इस उत्तर की, तो इस उत्तर में पहला फैक्ट दिया गया सिवाना दुर्ग, दूसरा फैक्ट के तौर पे डेट दी गई है, तीसरे फैक्ट के तौर कमालुद्दीन गुर्ग सेनापति का उल्लेख किया गया है। तीसरी लाइन में हम बात करते हैं कानड़देव की, इसमें एक फैक्ट दिया गया। केसरिया की बात करें जेतलदेव, इसके में एक फैक्ट दिया गया। फिर दैया बी का एक फैक्ट दिया। हर लाइन में 1 से 2 फैक्ट दिए गए हैं, जिससे अपने उत्तर का पुष्टिकरण होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि हमें ये जानकारी किससे मिलती है, उसका उल्लेख हमने कर दिया। तो हमें इस उत्तर में पूर्णतः 3 से 3.5 नंबर की गुंजाइश नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अलाउद्दीन खिलजी और कानड़देव चौहान के संबंधों पर प्रकाश डालिए। हमने इसमें लगभग सामरिक चर्चा कर ली है, सांस्कृतिक चर्चा का इतना इसमें नज़र आता नहीं है, क्योंकि वो संघर्ष का काल रहा था। हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी सिंहासनारूढ़ होते हैं, वहीं जालौर के सामंत सिंह अपनी दूरदृष्टि का परिचय देते हुए अपने पुत्र कानड़देव को सत्ता हस्तांतरण कर देते हैं 1296 में। उभरते हुए चौहान शासक कानड़देव और जलालुद्दीन के मध्य विवादों के बढ़ते कारण हमने देखे। अलाउद्दीन के गुजरात अभियान के दौरान कानड़देव द्वारा जालौर से सेना को रास्ता न देना और लौटती हुई सेना पर आक्रमण कर देना। 1305 में आक्रमण के बाद अलाउद्दीन द्वारा प्रस्तावित संधि गौरवशाली संधि अस्वीकृत कर देना, अलाउद्दीन द्वारा वैवाहिक संबंध को नकार देना, प्रस्तावित फिरोजा वीरमदेव के वैवाहिक संबंध नकार देना। 1308 में अलाउद्दीन का सिवाना दुर्ग पर अधिकार और 1311 में जालौर दुर्ग पर अधिकार के बाद अलाउद्दीन का आधिपत्य हो गया स्थापित, कानड़देव वीरगति को हो गए प्राप्त। अब कंक्लूजन के रूप में हम लिख सकते हैं कि उपयुक्त आधार पर अलाउद्दीन और कानड़देव के संबंध साम्राज्यवादी नीति और स्वाभिमान तले कुचल गए। शुरुआती संघर्ष वीर गति तक अनवरत जारी रहा। संबंधों की बात करें तो संबंध कुछ ऐसे प्रतीत होते हैं जालौर के और दिल्ली सल्तनत के। तो इस प्रकार हमने मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से हमारे काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण टॉपिक चौहान राजवंश का जालौर के चौहान हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर व्यक्तित्व की बात करें तो वह कानड़देव चौहान। आप रिवीजन करते रहिए, बाकी कुछ दिक्कत है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ। धन्यवाद।